हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से बीपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन नोट्स। और ये आधुनिक भारत के इतिहास का नोट्स है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। तो इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण करने एवं लिखने के क्रम में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। इतिहास लेखन के क्रम में उभरे विभिन्न परंपराओं की अपनी अपनी पृथक विशेषता होती है। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में मुख्यतः तीन बुनियादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। ये हैं साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। हालांकि बाद में सबाल्टर्न, नारीवाद और पर्यावरणीयवाद दृष्टिकोण भी बदलते समय के साथ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तो इसे ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन भी कहा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के हितैषी थे एवं साम्राज्यवाद के हित में इतिहास की व्याख्या करते थे। इन्हें भारतीय समाज और संस्कृति की सीमित समझ थी। ये उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारते हैं और उपनिवेशवाद को केवल विदेशी शासन के रूप में देखते हैं। साथ ही इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को भी नकार दिया था। इन्होंने भारत को राष्ट्र नहीं माना एवं भारतीय राष्ट्रवाद को संघर्ष नहीं माना। आधुनिक भारत में इतिहास लेखन की पहल इन्होंने ही प्रारंभ की। उदाहरण के तौर पर जेम्स मिल, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये साम्राज्यवादी हित से प्रेरित होकर दरबारी लेखक की भूमिका निभाए, अतः निष्पक्षता की कमी थी। और इस विचारधारा के प्रमुख इतिहासकार हैं वेलेंटाइन सिरोल, पर्सिवल स्पीयर, रेगिनॉल्ड कोपलैंड, अनिल सील और जे ए गलहर आदि। उसके बाद है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। इन्होंने विचारधारा की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना और इनका मानना था राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार होने के कारण भारत राष्ट्र बना। और भारतीय समाज का आदर्शवादी तस्वीर देखते थे जिसके अनुसार ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों का हित एक था तथा सभी भारतीयों के हितों के बीच सामंजस्य था। इनके योगदान के बारे में जानें तो भारत में उपनिवेशवाद की स्वीकृति, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित तथा भारतीयों के मौलिक हितों के बीच टकराहट स्वीकारा, राष्ट्रीय एकता के उत्साह में भारतीय समाज के शोषकों को नजरअंदाज किया। और इसके प्रमुख इतिहासकार थे अंबिका चरण मजूमदार, गिरिजा प्रसाद मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरजी प्रधान, सीएफ एंड्रयूज इत्यादि। अब हम देखते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन। ये विचारधारा रूसी क्रांति के पश्चात तेजी से प्रसार हुआ। ये मार्क्स के वर्ष संघर्ष की अवधारणा से प्रेरित थे। इनके योगदान के बारे में चर्चा करें तो प्राथमिक विरोधाभास यानी ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के बीच, और द्वितीय विरोधाभास यानी भारतीय समाज के अंदर तथा जमींदारों और किसानों के बीच की अवधारणा। सर्वप्रथम मार्क्सवादी लेखकों द्वारा किसानों, श्रमिकों एवं जनजातीय लोगों के संघर्षों को इतिहास का हिस्सा बनाया। स्वतंत्रता के अर्थ में विस्तार यानी राजनीति के साथ सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं आरंभिक मार्क्सवादी लेखक और परवर्ती मार्क्सवादी लेखक। तो आरंभिक में रजनी पाम दत्त, ए आर देसाई, एम एन रॉय आदि शामिल थे और वर्ग संघर्ष के उत्साह में प्राथमिक विरोधाभास को नकारा तथा द्वितीयक विरोधाभास को प्रमुखता दी। उसके बाद है परवर्ती मार्क्सवादी। तो इसमें बिपिन चंद्र, आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी शामिल थे। प्राथमिक और द्वितीयक विरोधाभास में समन्वय स्थापित किया और उपनिवेशवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की। इनकी सीमा थी कि आर्थिक मुद्दे एवं वर्ग संघर्ष पर जरूरत से ज्यादा बल देना, विचारधारा, धर्म, संस्कृति आदि को स्वतंत्र रूप से न देखकर आर्थिक अथवा वर्ग संघर्ष के रूप में देखना। नेक्स्ट है नो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। तो 1973 के बाद इसका उदय हुआ। ओल्ड कैम्ब्रिज लेखक के उत्तराधिकारी के रूप में आए। इन्होंने अपने विश्लेषण में बदलाव किया और क्षेत्रवार अध्ययन की पद्धति अपनाए। राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रांत एवं वर्ग के बदले क्षेत्र एवं गुट के अध्ययन पर बल दिया। और इनकी सीमाएं थी कि साम्राज्यवादी विचारधारा के ये पोषक थे और भारत में उपनिवेशवाद को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इस विचारधारा के प्रमुख इतिहासकार थे गार्डन जॉनसन, ज्यूडी ब्राउन, क्रिस्टोफर बेली इत्यादि। उसके बाद है उपासरवी इतिहास लेखन। ये 1980 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक रंजीत रंजीत गुहा थे और इसे जनता का इतिहास लेखन कहा गया। इनके अनुसार किसी आंदोलन में जन समान नेतृत्व की कमी है, जन समान नेतृत्व की दिशा देता है। और इतिहास के विश्लेषण में नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया पर अधिक बल। जनजाति तथा किसान आंदोलन के अध्ययन में इन्होंने विशेष योगदान दिया और किसी आंदोलन में निचले स्तर के दबाव को दर्शाने का भी प्रयास किया।
अब हम देखते हैं अन्य आधुनिक इतिहास संबंधी लेखन दृष्टिकोण। इसमें पहला है नारीवादी दृष्टिकोण, तो महिलाओं को केंद्र में रखकर इतिहास की व्याख्या करने के प्रयास। इसमें महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इतिहास का अध्ययन शामिल है। उसके बाद है पर्यावरणवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं तथा परिवर्तनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे डोनाल्ड वस्टर की पुस्तक द इंड्स ऑफ द अर्थ, पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव दर्शाया गया है। उसके बाद हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल से ही भारत तथा यूरोप के व्यापारिक संबंध कायम रहे थे, जिसमें प्रारंभिक तौर पर ग्रीक तथा रोमन व्यापार शामिल था। भारतीय समृद्धि ने यूरोपियों को आकर्षित किया एवं वहां भारतीय वस्तुएं जैसे मसाले, रेशम, नील, सूती वस्त्र आदि की मांग थी। यही कारण है कि पूर्व एवं पश्चिम के बीच व्यापारिक गतिविधियां सदा लाभदायक मानी जाती रहीं। परंतु मुसलमानों तथा ईसाइयों के बीच हुए धर्म युद्ध में बिजेंटियन साम्राज्य धराशायी हो गया एवं 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन हो गया और अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र अरब व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया था। परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी विश्व से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया। अतः एशियाई क्षेत्र में व्यापार पर अरब व्यापारियों तथा यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर इटली के व्यापारियों का कब्जा हो गया। अब यूरोप के अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों को इटली के व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय पूर्व के वस्तुओं की मांग यूरोप में व्यापक स्तर पर थी। खासकर मसाले के उपयोग मांस को सुरक्षित रखने में की जाती थी। इटालियन व्यापारियों से यह अत्यधिक उच्च मूल्य पर प्राप्त किया जाता था। स्वाभाविक रूप से यूरोपीय देशों में इटालियन व्यापार एकाधिकार के प्रति प्रतिक्रिया हुई तथा भौगोलिक अन्वेषण एवं नई दुनिया की खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है कि यूरोपीय भौगोलिक अन्वेषण के कारण। तो पहला कारण था कि कस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात पूर्व में एशिया से संपर्क टूट जाना। नेक्स्ट की पूर्व की वस्तुओं की भारी मांग, परंतु मसालों के व्यापार पर इटली का एकाधिकार। सामंती ढांचा टूटने से नए राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव। महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा वाणिज्यवादी नीति को प्रोत्साहन दिया गया और वाणिज्यवादी नीति का बल कीमती धातु के संग्रह तथा निर्यात के प्रोत्साहन पर था। पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप भौगोलिक खोजों तथा वैज्ञानिक अन्वेषण को बल मिला और प्रोटेस्ट आंदोलन के कारण धार्मिक उत्साह से प्रेरित रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों अपने मान्यताओं के प्रसार के लिए इच्छुक थे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था के दृढ़ होने के परिणाम स्वरूप पूरब से आने वाली विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी और नौ परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी विकास तथा एस्ट्रोलैब, दिशा सूचक यंत्र आदि का विकास, जिसे नौ परिवहन गतिविधियों में तीव्रता आई। भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया की पहल पुर्तगाल तथा स्पेन के राजतंत्रों द्वारा की गई। इसका परिणाम था कि सर्वप्रथम अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस यानी एक इटालियन नाविक जिसे स्पेन की रानी इसाबेला का समर्थन प्राप्त हुआ था, उसने 1492 में अमेरिका का पता लगाया। बाद में पुर्तगाली नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया और इस क्रम में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमासा अंतरीप की खोज की तथा आगे 1498 में वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा और वास्को डिगामा के कालीकट आगमन के साथ भारत तथा यूरोप के बीच संबंधों का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अगला टॉपिक है कि भारत में पुर्तगाली आगमन। तो भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जिनका नेतृत्व वास्को डिगामा कर रहे थे, जो 1498 में कालीकट, जो कि अब कोझिकोड है, वहां पहुंचे थे। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर वाणिज्यिक बंदरगाहों का निर्माण किया क्योंकि वे पहले भारतीय मसाला व्यापार के लिए आकर्षित हुए थे और कालीकट के सम्राट जमोरिन या समुथिरी दूसरी ओर यूरोपीय इरादों के बारे में अनजान थे। मालाबार तट पर अच्छा व्यापार करने वाले अरब व्यापारी चिंतित थे एवं नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली वहां अपना पैर जमाए। वास्को डिगामा ने 3 महीने भारत में बिताए। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वह अपने साथ बड़ी मात्रा में कीमती वस्तुएं ले गया और उसे यूरोपीय बाजार में उच्च लाभ पर बेच दिया। काली मिर्च के व्यापार तक सीधी पहुंच के महत्व के इस तथ्य से उजागर किया गया था कि यूरोपीय लोगों को मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से समान मात्रा में काली मिर्च खरीदने के लिए 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता। पेड्रो अल्वारेज कैबरल मसालों के व्यापार के लिए एक अभियान पर निकले। उन्होंने या उसने समझौते के लिए बातचीत की और कालीकट में एक कारखाने की स्थापना की, जहां वह सितंबर 1500 ईस्वी में उतरा। स्थानीय लोगों द्वारा जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तब एक युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुर्तगाली मारे गए। कैबरल ने बंदरगाह में तैनात कई अरब वाणिज्यिक जहाजों को जब्त कर लिया और उनके चालक दल के सैकड़ों सदस्यों को मार डाला।
साथ ही उनके माल को इकट्ठा करके जहाज को नष्ट कर दिया और कैवरल कालीकट पर आक्रमण कर दिया। और कैवरल बाद में कोचीन तथा कन्नौज के स्थानीय राजाओं के साथ अनुकूल संबंधों पर बातचीत करने में सफल रहा। वास्को डी गामा 1502 में भारत लौटा और जमोरिन ने पुर्तगालियों को अरब व्यापारियों के पक्ष से में बाहर करने से इनकार कर दिया। वास्को डी गामा ने कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। कालीकट, कन्नूर और कोचीन धीरे धीरे प्रमुख पुर्तगाली वाणिज्य केंद्र बन गए थे। अब हम देखते हैं भारत में पुर्तगाली राज्य। तो वास्को डी गामा के आगमन के 50 वर्षों के भीतर भारत के कई तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास के तट का लगभग 60 मील का हिस्सा ले लिया था। उन्होंने 4 प्रमुख बंदरगाहों और सैकड़ों कस्बों एवं गांवों के साथ साथ बॉम्बे से दमन एवं दीव तक, पश्चिमी तट के एक छोटे से हिस्से और गुजरात तक पहुंच को नियंत्रित किया। वे मैंगलोर, कन्नौज, कोचीन एवं कालीकट सहित दक्षिण में समुद्री गढ़ों और वाणिज्यिक बंदरगाहों की एक श्रृंखला रखते थे। जबकि मालाबार में उनके प्रभुत्व को पुख्ता नहीं किया गया था, फिर भी यह मसाला उगाने वाले देश को नियंत्रित करने वाले स्थानीय राजाओं पर प्रभाव या नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। अब हम देखते हैं पुर्तगालियों का प्रशासन। तो उनके सचिव और अंत में एक परिषद की सहायता से 3 साल तक सरकार का नेतृत्व किया गया। आय, कार्गो और बड़े प्रेषण के प्रभारी महत्व में अगले स्थान पर है कौन? वेदोर द फजेंडा। उसके बाद है आढ़तिया, यानी अफ्रीका से चीन तक गढ़ों को कमांडर द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिन्हें आढ़तिया द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी और जिनके प्रभाव को संचार समस्याओं के कारण बढ़ाया गया था और व्यक्तिगत लाभ के लिए अक्सर इसका उपयोग किया जाता था। अब हम देखते हैं गवर्नर और उसके कार्य। इसमें सबसे पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने भारत में 3 साल के लिए एक गवर्नर नामित किया और पुर्तगाली हितों को बनाए रखने के लिए पदधारी को पर्याप्त सैनिक प्रदान किए। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और एडन, होर्मुज और मलक्का पर विजय प्राप्त करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। दूसरी ओर अल्मेडा को जमोरिन के प्रतिरोध के अलावा मिस्र के मामलुक सुल्तान से भी खतरा था और बेसीन के व्यापारियों द्वारा समर्थित, जिसका लाभदायक व्यापार अब पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में पड़ गया था। मिस्र के व्यापारियों ने पुर्तगालियों की प्रगति का मुकाबला करने के लिए लाल सागर में एक नौसेना का निर्माण किया। 1507 में मिस्र एवं गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं द्वारा दीव के तट पर एक नौसैनिक कार्रवाई में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया गया था और अल्मेडा के बेटे को मार दिया गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने 2 जहाजों को पूरी तरह नष्ट करके अपने अपमान का बदला लिया और अल्मेडा का उद्देश्य पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर पर शासन करना था, यानी नीली जल नीति या कार्टेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी उनकी नीति थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो वह पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अन्य जहाजों के लिए एक अनुमति प्रणाली स्थापित करके और क्षेत्र के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली। खाड़ी एवं लाल सागर क्षेत्रों में जहाज निर्माण के लिए उपलब्ध लकड़ी की कमी से भी पुर्तगालियों को मदद मिली। अल्बुकर्क ने आसानी से 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया और बीजापुर के सुल्तान का मुख्य बंदरगाह अलेक्जेंडर महान के शासनकाल के बाद से यूरोपीय नियंत्रण के तहत भारतीय भूमि का पहला टुकड़ा बन गया और सती उन्मूलन प्रतिबंध उनके शासनकाल की एक मुख्य विशेषता थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासनकाल की। उसके बाद है नीनो डी कुनहा। नवंबर 1529 में उसे भारत में पुर्तगाली संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। भारत में पुर्तगाली सरकार ने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया और मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में बेसीन द्वीप को उसके आश्रितों और आय के साथ स्थानांतरित करके पुर्तगालियों की सहायता ली। उन्होंने उन्हें दीव में एक अड्डे का आश्वासन भी दिया, लेकिन 1536 में हुमायूं के गुजरात से पीछे हटने के बाद बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंधों में खटास आ गई। नीनो डी कुन्हा का उद्देश्य कई पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में स्थानांतरित करके बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था। अब हम देखते हैं पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। तो उन्होंने कट्टर धार्मिक नीति यानी ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अपनाया, क्योंकि ईसाई धर्म गुरु पोप अलेक्जेंडर 6 ने राजाओं को उक्त
उक्त भूमि और द्वीपों में अच्छे लोग जो भगवान से डरते हैं और कैथोलिक विश्वास एवं अच्छे नैतिकता में निवासियों को निर्देश देने के लिए शिक्षित, कुशल और विशेषज्ञ हैं, उनको भेजने की सलाह देते हुए एक अधिकार पत्र जारी किया। पुर्तगाल की धार्मिक नीतियों का उपयोग लोगों को ईसाई बनाने के लिए किया गया था, चाहे वह कहीं भी गए हों। इसके लिए उन्होंने अपने विभिन्न नीतियों का सहारा लिया, जिसमें भारतीय महिलाओं से विवाह करना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति थी। इसमें हम लोग देखें मिश्रित विवाह को, तो मिश्रित विवाह को धर्मांतरण के मूल कारणों में से एक के रूप में देखा जाता था। अल्बुकर्क ने अपने आदमियों को सुंदर मुस्लिम विधवाओं एवं बेटियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक विविधतापूर्वक समुदाय का निर्माण किया जो हमेशा पुर्तगाली नेतृत्व के प्रति निष्ठावान थे। उसके बाद है नौकरी की पेशकश। तो जब विभिन्न उद्योगों में ईसाइयों को काम पर रखने की बात आई तो पुर्तगालियों ने उन्हें प्राथमिकता दी और यह फैसला सुनाया कि केवल ईसाई ही सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने काम खोजने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष धर्म प्रचार, यानी प्रत्यक्ष धर्म प्रचार कुशल पुर्तगाली पुरोहितों द्वारा किया जाता था और उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में पूजा और सभा स्थल बनाए थे। उसके बाद है जबरन धर्मांतरण। तो जबरन धर्मांतरण पुर्तगालियों द्वारा भी किया जाता था। प्रारंभ में पुर्तगाली हिंदुओं के प्रति काफी सहिष्णु थे, हालांकि गोवा में न्यायिक जांच की स्थापना के बाद एक बदलाव आया और हिंदुओं को भी दंडित किया गया। उन्होंने गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपनी सरकारी और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को अपनी सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया। मंदिरों और मस्जिदों को भी तोड़ा गया और इसके अलावा केवल ईसाइयों को भूमि एवं अन्य संपत्ति रखने का विशेषाधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा और धार्मिक निवेश। कोचीन में पहला स्कूल पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था और कई सामाजिक आर्थिक समूहों के बच्चों ने स्कूल में भाग लिया और बच्चों को पुरस्कार मिले। इसने बड़ी संख्या में छात्रों को संस्थान की ओर आकर्षित किया और बच्चों ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा के सत्रों में भी भाग लिया। उसके बाद है मुगलों का धर्मांतरण, यानी मुगलों को धर्मांतरित करने का प्रयास। धार्मिक मुद्दों में मुगल सम्राट की रुचि के कारण जेसुइट ने अकबर के दरबार में एक अनुकूल प्रभाव पैदा किया। सितंबर 1579 में अकबर ने गोवा के शासकों को एक पत्र भेजा जिसमें दो विद्वान पादरियों को भेजने की मांग की गई। गोवा में चर्च के नेताओं ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसे सम्राट के साथ साथ उनके दरबार एवं लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के रूप में देखा। रोडाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेट दोनों जेसुइट पादरी इस कार्य के लिए चुने गए। 1590 में अकबर द्वारा बुलाया गया दूसरा मिशन 1592 में इसी तरह समाप्त हो गया और तीसरा मिशन अकबर द्वारा फिर से बुलाया गया और 1595 में लाहौर, यानी जहां राज दरबार स्थित थी, वहां पहुंचा और एक प्रकार की अस्थायी संस्था के रूप में बनी रही, जिसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर अपना प्रभाव बढ़ाया। मिशन का नेतृत्व फादर जेरोम जेवियर और इमानुएल पिनेहेरो ने किया था। जब राजकुमार सलीम राज जहांगीर के रूप में सिंहासन पर बैठा तो उसने जेसुइट पादरियों की उपेक्षा करके मुसलमानों को खुश किया। हालांकि जेसुइट से उनका छोटा अलगाव धीरे धीरे सुलझ गया और 1606 में उन्होंने उनके लिए एक एहसान बहाल किया। उन्हें लाहौर में उत्तम और बड़े चर्च, साथ ही कॉलेजियम या पुजारियों के आवास रखने की अनुमति दी। जहांगीर के आचरण और पुर्तगाली वायसराय की अहंकारी कार्रवाइयों ने मुगल बादशाह के साथ दरार पैदा कर दी। नेक्स्ट है मुगल दरबार में पुर्तगाली और अंग्रेज। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचे और जहांगीर के मुगल दरबार में जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आए और फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। हॉकिंस ने बिना किसी दुभाषिए के तुर्की भाषा में सम्राट के साथ संवाद किया। जहांगीर ने उपहारों को स्वीकार किया और 1609 में हॉकिंस का अनुकूल स्वागत किया। हॉकिंस को एक मनसबदार नियुक्त किया गया था और इन्होंने आर्मेनियाई ईसाई मुबारिकी मुबारिकी केस से शादी की और पुर्तगालियों ने अंग्रेजी जहाजों को सूरत के बंदरगाह तक पहुंचने से रोका। 1611 में हॉकिंस बौखलाए हुए मुगल दरबार से चले गए और वे पुर्तगाली साजिशों का विरोध करने या अनियमित मुगल नीतियों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। हालांकि नवंबर 1612 में कप्तान बेस्ट की कमान वाले अंग्रेजी जहाज ड्रैगन और एक छोटे जहाज ओसियाडर ने एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। जहांगीर जिसके पास नाम के योग्य कोई बड़ा बेड़ा नहीं था, अंग्रेजी उपलब्धि से बहुत प्रसन्न था। उसके बाद है पुर्तगालियों द्वारा डकैती और मुगलों का संघर्ष।
तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री डकैती के कारण ही शाही मुगल प्रशासन के साथ भी युद्ध हुआ और अपनी नापाक हरकतों के दौरान उन्होंने मुमताज महल की दो गुलाम लड़कियों का अपहरण कर लिया। हुगली की मुगल घेराबंदी 24 जून 1632 को शुरू हुई और 3 महीने बाद अपनी विजय के साथ समाप्त हो गई। पुर्तगालियों ने 1613 में मुगल जहाजों को जब्त करके कई मुसलमानों को कैद करके एवं सामान चुराकर जहांगीर को नाराज कर दिया और क्रोधित जहांगीर ने मुकर्रब खान को, जो उस समय सूरत की कमान संभाल रहा था, हर्जाना मांगने के लिए भेजा। हालांकि यह शाहजहां के शासनकाल में था कि पुर्तगालियों ने हमेशा के लिए मुगल दरबार में अपने विशेषाधिकार खो दिए। पुर्तगालियों ने 1579 में एक शाही फरमान के आधार पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए बंगाल के सतगांव में एक नदी तट पर खुद को स्थापित किया था। उन्होंने बड़ी संरचनाओं का निर्माण करके पूरे समय में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप सतगांव से हुगली के नए बंदरगाह पर वाणिज्य स्थानांतरित हो गया और उन्होंने नमक के निर्माण पर एक अधिकार कर लिया और अपने स्वयं के कस्टम हाउस की स्थापना की और तंबाकू पर कर लगाने के लिए आक्रामक रूप से शुरुआत कर दी, जो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में अपने आगमन के बाद से वाणिज्य की एक महत्वपूर्ण वस्तु रही है। पुर्तगालियों ने न केवल व्यापारियों के रूप में पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम शिशुओं को खरीदकर या उन्हें पकड़कर एवं उन्हें ईसाई धर्म के रूप में पालने के द्वारा एक भयानक दास व्यापार भी शुरू किया। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का योगदान। तो पूरे इतिहास में पहले पुर्तगाली और फिर अन्य लोग शुद्ध सैन्य शक्ति के माध्यम से न केवल व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी हावी हो गए। इसने 1961 में भारत में अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे उपनिवेश को खो दिया, जब स्वतंत्र भारत द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया। जबकि पुर्तगाली प्रभाव को अलग करना असंभव है, उनकी उपस्थिति ने समकालीन समय में एक सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत का संकेत दिया। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि पर प्रभाव। तो शुरुआती यूरोपीय, विशेष रूप से पुर्तगाली, आलू, टमाटर, मक्का, पपीता, मूंगफली, अमरूद, एवोकाडो, तंबाकू और मिर्च जैसी विभिन्न फसलों की शुरुआत के लिए जिम्मेदार हैं। आज इन सब्जियों के बिना भारतीय व्यंजनों की कल्पना करना मुश्किल है। पुर्तगालियों ने काजू का भी भारत में आयात किया, जिसका उपयोग मिठाइयों और पेस्ट्री को सजाने एवं नाश्ते के रूप में किया जाता है। काजू के रस को फेनी, एक शक्तिशाली शराब बनाने के लिए किण्वित किया जाता है और खमीर वाली रोटी बनाने के लिए पुर्तगालियों ने खमीर को किण्वित करने के तरीके पेश किए थे। बड़ा पाव और पाव भाजी महाराष्ट्रीय व्यंजनों में एक मुख्य व्यंजन है, जो पूरे देश में लोकप्रिय है। और पुर्तगाली भारतीय पाक कला में शराब लेकर आए और केवल वही लोग हैं जो इतने सारे विभिन्न प्रकार के सिरके का उपयोग करते हैं। अल्फांसो आम पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और उनकी किस्म विकसित करने तथा वायसराय के नाम पर इसका नामकरण करने के लिए ग्राफ्टिंग का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है सैन्य संस्कृति एवं आधुनिकीकरण पर प्रभाव। खोज के युग में प्रारंभ में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच पुर्तगाली प्रधानता विभिन्न कारकों के कारण थी। बेहतर पुर्तगाली नौसैनिक तोपखाने, बेहतर निर्माण और नाव विद्या यानी नाविक विद्या और एक नई युद्ध रणनीति ने अप्रशिक्षित सैन्य बल का भी प्रदर्शन किया। पुर्तगाली अपने साथ एक हिंसक युद्ध शैली लेकर आए, जिसमें मिशनरी उत्साह और मुसलमानों एवं स्वदेशी के प्रति शत्रुता थी। पोत पर लगी तोपों का प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा किया गया। पुर्तगाल के ताज द्वारा प्रायोजित और सुसज्जित किसी भी पुर्तगाली जहाजों के बेड़े के पास मौजूदा मारक क्षमता भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थी। दूर के महासागरों में वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगाली रक्षात्मक उपायों में सशस्त्र जहाजों के बेड़े से जुड़ी भारी किलेबंद चौकियों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल था। इस प्रकार बाजार की ताकतें सैन्य नियंत्रण से प्रभावित थीं। उन्होंने कार्टाज प्रणाली की भी शुरुआत की, जिसका इस्तेमाल नियंत्रण लागू रखने के लिए किया जाता था। पुर्तगालियों से कार्टाज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जहाज को एक कार्टाज प्रणाली के तहत एक विशेष भुगतान राशि यानी एक विशेष राशि का भुगतान करना होता था और एक जहाज जिसके पास कार्टाज नहीं था उसका अधिग्रहण कर लिया जाता था और उसके चालक दल को या तो मार दिया जाता था या फिर कैद कर लिया जाता था। उसके बाद है शिक्षा और प्रिंटिंग प्रेस। तो 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, जिसने किताबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया। पहले प्रकाशन ईसाई धर्म एवं मिशनरी संस्थाओं के प्रचार में उपयोग के लिए अभिप्रेत है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुराने गोवा में जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। गोवा के पुर्तगाली आर्कबिशप गैस्पर जॉर्ज डी लियो परेरा की द कंपोडियो स्पिरिचुअल डेविड क्रिस्टा यानी ईसाई जीवन का आध्यात्मिक संग्रह भारत में छपी पहली किताब है।
प्रेस के उद्भव ने बड़ी मात्रा में स्थानीय साहित्य के निर्माण में भी सहायता की। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के साथ साथ साहित्य के आगमन के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस के उपयोग में वृद्धि हुई और पूरे भारत में देशभक्ति और आधुनिक मूल्यों के आदर्शों का प्रचार करना आसान हो गया। अब है पुर्तगालियों का पतन। 18वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने भारत में अपनी व्यावसायिक शक्ति खो दी थी। हालांकि उनमें से कुछ ने अपने दम पर व्यापार करना जारी रखा और कई ने चोरी और नकल की ओर रुख किया। बाद में कुछ पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में उपयोग किया। पुर्तगालियों के पतन के कई कारण थे। जैसे यूरोप में कारक था कि 1580-81 में स्पेन और पुर्तगाल के दो राज्यों का एकीकरण, जिसने छोटे देश को इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन के युद्ध में घसीटा और भारत में पुर्तगाली वाणिज्य एकाधिकार को नुकसान पहुंचाया। शक्तिशाली राजवंशों का उदय। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त स्थानीय लाभ, मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय एवं उनके तत्काल पड़ोसियों के रूप में अशांत मराठों के उदय के साथ कम हो गए। उसके बाद है पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां। तो जेसुइट जैसे कृत्यों से राजनीतिक उत्कंठा भड़क उठी और मुसलमानों के प्रति उनकी शत्रुता के अलावा हिंदू ईसाई धर्म में धर्मांतरण की पुर्तगाली नीति से भी नाखुश थे। उसके बाद है नई कॉलोनियों की खोज। तो ब्राजील की खोज ने पुर्तगालियों की औपनिवेशिक गतिविधियों को पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है बेईमान यानी बेईमान व्यापार प्रथाएं। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई और पुर्तगालियों को समुद्री डाकुओं के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। उनके अहंकार और क्रूरता ने उन्हें छोटे राज्य के शासकों के साथ साथ शाही मुगलों की नाराजगी दिलाई। और नेक्स्ट है अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत के समुद्री मार्ग के ज्ञान पर पुर्तगालियों का पूर्व एकाधिकार अधिक समय तक नहीं टिक सका। जल्द ही डच, अंग्रेज, जो समुद्री नौ परिवहन क्षमताओं को प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने भी इसके बारे में सीखा। अब हम देखते हैं भारत में डच। तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत में कदम रखने वाले दूसरे यूरोपीय थे। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन सुमात्रा और बैंटम पहुंचने वाले पहले डच नागरिक थे। 1602 में डच सरकार ने नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का परमिट प्रदान किया, जिसमें भारत भी शामिल था। एक चार्टर ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच मुख्यतः मसालों के व्यापार से संबंधित थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और उनके लिए भारत केवल एक व्यापार स्थल था। 1605 में उन्होंने अपना पहला कारखाना उत्तरी कोरोमंडल के पेटापुली में स्थापित किया और उसके बाद उसी वर्ष मसूलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित किया। और उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि मसाला द्वीपों यानी इंडोनेशियाई द्वीप समूह के साथ व्यापार के लिए भारतीय वस्त्र सबसे मूल्यवान वस्तु हो सकते हैं। उनके कारखानों के बारे में देखें तो उनके कारखाने पुलीकट में 1610, कैम्बे 1620 में, सूरत और आगरा में 1621 में, हरिहरपुरा में 1633 में, पटना में 1632 में, ढाका में 1650 में और उदयगंज में 1651 में और नेगापट्टनम में 1659 और 60 में बनाए गए थे। वे यमुना घाटी और मध्य भारत से नील का व्यापार करते थे। बंगाल, गुजरात से कपड़ा और रेशम, बिहार से कोरोमंडल, सोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों पर विजय। तो डचों और पुर्तगालियों के बीच पहला महत्वपूर्ण संघर्ष 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब 1663 में डचों ने कोच्चि पर आक्रमण कर पुर्तगाली व्यापारियों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। डचों ने पुर्तगाली किलों और वाणिज्य मार्गों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय शासकों को उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया जो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करते थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों से संघर्ष तथा डचों का पतन। अंग्रेजों ने डचों की बढ़ती शक्ति को अपने निहित स्वार्थों के लिए एक खतरे के रूप में देखा। जब अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में एक कारखाने का निर्माण किया गया और पेटापुली में व्यापार का प्रारंभ किया गया, तो डचों द्वारा अंग्रेजों को पुलिकट व्यापार में भाग लेने से रोकने में अधिक रुचि प्रदर्शित की गई थी। यद्यपि 1619 में डचों और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ तथा इसके अनुसार भारतीय वाणिज्य में दोनों ने एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया। अंग्रेजी कंपनी को पुलिकट के व्यापार में भाग लेने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया था कि वह डच किले और वहां की चौकियों का आधा व्यय वहन करें। हालांकि यह समझौता लंबे समय तक नहीं टिक पाया और डचों ने 1623 में तथा उसके बाद 1653-54 में अंग्रेजी जहाजों पर हमला कर दिया। 1623 में डच अंग्रेज विवाद यानी अम्बोयना वर्तमान इंडोनेशिया में एक स्थान जिसे डचों ने 1605 में पुर्तगालियों से जीता था, उसमें अपने चरम पर पहुंच गया था। और जब उन्होंने 10 अंग्रेजी और 9 जापानी व्यक्तियों की हत्या की
तो इस घटना ने दो यूरोपीय कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों पक्ष 1667 में एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपने सभी दावों का त्याग करने का वचन दिया और डच भी इंडोनेशिया में अपने अधिक सफल वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से सेवा मुक्त हुए। अंत में अंग्रेजों द्वारा बेदरा या हुगली के 1759 के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया, जिससे भारत में डच विरोध अत्यधिक कमजोर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डच कारखानों का संगठन। बटाविया डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। डच ईस्ट इंडीज के गवर्नर जनरल तथा एक परिषद द्वारा इस संस्था का नेतृत्व किया गया था। यह एशिया में स्थित सभी डच कारखानों का प्रभारी था। इस परिषद ने जेंटलमैन 17 के रूप में जाने जाने वाले केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट किया, जो कि निरंतर 6 वर्षों तक एडम एम्स्टर्डम के चैम्बर में आयोजित किया गया तथा उसके बाद 2 वर्ष के लिए जीलैंड के चैम्बर में आयोजित किया गया। प्रत्येक स्टेशन या फैक्ट्री पर एक फैक्टर निर्धारित किया गया। इन कारकों का उपयोग बटाविया के क्षेत्र को बटाविया को क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों, जहाजों की सूची, निर्यात तथा आयात के लिए किए गए माल आदि पर लगातार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। भारत में प्रत्येक कारखाने को एक परिषद द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें निदेशक, एक वरिष्ठ कारक, कंपनी के व्यवसाय खातों के प्रभारी व्यक्ति, एक कानून प्रबंधन अधिकारी, गोदामों के प्रभारी व्यक्ति, लोडिंग एवं अनलोडिंग के प्रभारी व्यक्ति तथा 6 कनिष्ठ कारक शामिल होते थे, जिनमें से एक परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेज। तो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्स का सृजन किया गया था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने इस व्यापार संघ, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसको पूर्व में व्यापारिक एकाधिकार के साथ एक रॉयल चार्टर प्रदान किया। चूंकि दक्षिण में कोई मजबूत भारतीय राज्य नहीं था, अतः वहां कारखाने स्थापित करने के लिए परिस्थितियां अधिक अनुकूल थी और विजयनगर साम्राज्य 1565 में अपनी पराजय के पश्चात समाप्त हो गया था। कैप्टन हॉकिंस अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि सूरत में एक कारखाना निर्मित करने की उनकी योजना पुर्तगालियों के विरोध के कारण विफल हो गई और कैप्टन हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया था। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के आसपास समुद्र में पुर्तगालियों से युद्ध किया और इससे प्रभावित जहांगीर ने 1613 ईस्वी के प्रारंभ में थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति प्रदान की। अंग्रेजों ने 1611 में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में व्यापार प्रारंभ किया और अंततः 1616 में वहां एक कारखाना विकसित किया। 1611 में अंग्रेजों ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। एक अन्य कारखाना 1626 में आराम गांव में भी स्थापित किया गया था। उन्होंने 1639 में मद्रास को स्थानीय राजा से पट्टे पर प्राप्त किया और जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण किया और बाद में इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1668 में बंबई द्वीप पर अधिकार कर लिया और जल्द ही इसकी किलेबंदी कर दी। कंपनी के पश्चिमी तट के मुख्यालय के रूप में यह शीघ्र ही सूरत से भी आगे निकल गया। अंग्रेज पूर्व में काफी समय बाद पहुंचे और 1633 में उन्होंने उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर और बालासोर में स्थापित की और 1651 में उन्हें हुगली में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने शीघ्र ही पटना बिहार और कासिम बाजार बंगाल में भी कारखाने स्थापित किए और सूतनाती में 1690 में एक अंग्रेज कारखाना स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने 1698 में सूतनाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी पर अधिकार कर लिया और फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह शीघ्र ही एक बड़े शहर में विस्तृत हो गया और कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा। अब हम देखते हैं अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां। तो अंग्रेजी कंपनी की उन्नति का मार्ग सुगम नहीं था। प्रारंभ में इसे पुर्तगालियों और डचों से युद्ध करना पड़ा। यद्यपि परिवर्तित परिदृश्य ने उन्हें सहायता प्रदान की और परिस्थितियों को उनके पक्ष में कर दिया। उसके बाद है डचों के साथ संधि। तो जैसा कि पिछले खंड में डच और अंग्रेजों के मध्य संधि के बारे में चर्चा की गई थी, इसने अपने विस्तार के अपने प्रारंभिक चरण में कंपनी को शांति प्रदान की। नेक्स्ट है सुनहरा फरमान। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सुनहरा फरमान जारी करने के बाद से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई और उन्होंने प्रत्येक वर्ष 500 पैगोडा के बदले में गोलकुंडा के बंदरगाहों से मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण। तो 1639 में ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस डेको मद्रास में एक किलेबंद कारखाने के निर्माण के लिए चंद्रागिरी के सम्राट से अनुमति प्राप्त हुई,
जो कि बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया। और दक्षिण भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के मुख्यालय के रूप में यह मसूलीपट्टनम का उत्तराधिकारी बन गया। ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के मध्य पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध थे। 1660 में कंपनी ने सम्राट को 3,000 रुपए की चांदी की प्लेटें उपहार स्वरूप प्रस्तुत करके स्टुअर्ट राजशाही की पुनर्स्थापना का उत्सव मनाया और बॉम्बे को कंपनी को सौंप दिया गया। जब राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया, तो पुर्तगाल के राजा ने उन्हें दहेज स्वरूप बॉम्बे दे दिया था। 1668 में बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर सौंप दिया गया था। बाद में 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया और बम्बई को मुख्यालय बना दिया गया। अब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य एक अनकहा युद्ध विराम हो गया था। व्हाइट हॉल की संधि ने एक छिपे हुए खंड के स्थान पर राजा चार्ल्स को बॉम्बे उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जिससे इसका उपयोग भारत में पुर्तगाली संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसने जुझारू एवं वृद्धि के मार्ग पर अक्सर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक पारस्परिक रक्षा संधि की। जब औरंगजेब शाही युद्ध में शामिल हुआ, तो सर जोसिया चाइल्ड के नेतृत्व में या उनके नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी वाणिज्य की स्थिरता तथा सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा में एक आक्रामक रवैया अपनाने का निर्णय किया। और इस बिंदु पर इसकी सैन्य कमजोरी घातक सिद्ध हुई। लेकिन सौभाग्य से कंपनी के लिए औरंगजेब ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की एवं माफी तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान के बदले में इसके अधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया। 1688 ईस्वी की अंग्रेजी क्रांति के बाद अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ विग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का सामना किया और स्वयं के लिए व्यावसायिक विशेषाधिकार सुरक्षित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक संघ की स्थापना की और सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में दूत के रूप में भेजा, जनवरी 1701 से अप्रैल 1722 के बीच में। हालांकि विग्स की यह नई कंपनी कई कारणों के फलस्वरूप असफल रही एवं क्राउन एवं संसद के दबाव के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों का विलय 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल में केंद्र। तो 1651 में बंगाल के सूबेदार या गवर्नर शाह सुजा ने 3,000 रुपए के वार्षिक भुगतान के स्थान पर बंगाल में अंग्रेजी व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो सभी शुल्कों की जगह पर भुगतान के रूप में निर्यात करता था या निर्यात के सभी शुल्कों की जगह पर भुगतान के रूप में कार्य करता था। बंगाल में सबसे पहले कारखाने हुगली में 1651 में और इसके साथ साथ कासिम बाजार, पटना और राजमहल में स्थापित किए गए थे। आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने में सक्षम होने हेतु कंपनी ने हुगली में एक किलेबंदी कॉलोनी स्थापित करने की मांग की और अगस्त 1682 में कंपनी के पहले एजेंट और बंगाल के गवर्नर विलियम हेजेज ने बंगाल में एक मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से समस्या समाधान करने के लिए अनुरोध किया। अपील के असफल होने पर अंग्रेजों और मुगलों में युद्ध आरंभ हो गया और 4 वर्ष के बाद अक्टूबर 1686 में शाही मुगलों द्वारा हुगली पर अधिकार कर लिया गया था और वर्तमान क्षेत्र के एक जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजों को 1696 में एक सुल्तानाती में अपने शिविर को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक औचित्य प्राप्त हुआ। सुल्तानाती गोविंदपुर और कलिकत्ता के 3 गांवों की जमींदारी को अंग्रेजों ने 1698 में उनके स्वामियों से 1200 रुपये में सफलतापूर्वक खरीद लिया था और वर्ष 1700 में वर्ल्ड कम्युनिटी को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था और इसने पूर्वी प्रेसिडेंसी मुख्यालय कलकत्ता के रूप में भी कार्य किया, जिसके पहले नेता सर चार्ल्स आयरे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्रुखसियर का फरमान। तो 1717 में सम्राट फर्रुखसियर के फरमान ने 3,000 वार्षिक भुगतान के स्थान पर कंपनी के माल को सीमा शुल्क से प्रतिरक्षा प्रदान की और कंपनी के वे उत्पादों के पास दस्तक या हस्तलिखित पास या परमिट होने पर बिना जांच के या टोल स्टेशन या चौकी से गुजर सकते थे। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए के भुगतान के स्थान पर पूर्ण शुल्क मुक्त स्थिति प्रदान की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि बम्बई की कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के कर्मियों ने इस विशेषाधिकार की सूक्ष्मता से अपनी निजी वाणिज्य तक वृद्धि की, जो कि ददनी प्रणाली को छोड़ दिए जाने पर अत्यधिक विस्तारित हो गया। और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के एकाधिकार का उल्लंघन न करने वाले सामानों के निजी वाणिज्य में संलग्न होने के अपने अधिकारों को मान्यता देने के स्थान पर भारत में अपने कर्मचारियों को अत्यधिक कम पारिश्रमिक का भुगतान किया।
प्रारंभ में कर्मचारियों के निजी व्यापार पर या निजी व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल नवाबों के प्रशासन के, जो कि सीमा शुल्क से चूक गए, एवं प्रतिद्वंदी भारतीय व्यापारियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तथा वे मुख्य रूप से पीड़ित थे। लेकिन बंगाल में एक नए स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खान ने कंपनी के अधिकारियों के निजी वाणिज्य को भी कवर करने के लिए कंपनी के शुल्क मुक्त प्रावधान का विस्तार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष का एक नया कारण बन गया और नवाब दस्तक के व्यापक दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप आय को होने वाली हानि से चिंतित थे। इसके अतिरिक्त मुर्शीद कुली खान ने 38 गांवों को खरीदने के लिए कंपनी को अनुमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार देने से भी इनकार कर दिया था। इस प्रकार बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी का संघर्ष 1771 में ही प्रारंभ 1771 के प्रारंभ में ही बढ़ने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं कारखाने और उनका संगठन। तो अंग्रेजी कंपनी के आंतरिक प्रशासन की निगरानी एक समितियों के न्यायालय द्वारा की जाती थी, जिसके नाम को अंततः 1709 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तित कर एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्यों से निर्मित था, जिन्हें व्यापारियों द्वारा वार्षिक रूप से चुना जाता था, जो पूरी कंपनी का गठन करते थे। और इसमें एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष भी थे और कंपनी के उच्च निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्यालय लंदन में था। भारत में प्रत्येक कारखाने का संचालन एक गवर्नर इन काउंसिल द्वारा किया जाता था और गवर्नर बिना किसी अन्य अधिकार के परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था और बहुमत द्वारा सब कुछ परिषद में निर्धारित किया जाता था और कंपनी के वरिष्ठ व्यापारियों को परिषद का सदस्य बनाया गया था। कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को उनके अपराधों के लिए कैद करने या दंडित करने का कानूनी अधिकार भी था और फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में है, उनमें नियुक्त उनके अध्यक्ष और परिषद के साथ पूर्वी तट पर अंग्रेजी उद्योगों का प्रबंधन भी वहीं से किया जाता था। प्रशासनिक मामलों में परिषद गवर्नर को सलाह देती थी और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में एक अध्यक्ष एवं परिषद को बंगाल में अंग्रेजी उद्योगों पर विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है कि अन्य यूरोपीय शक्तियों पर अंग्रेजों की सफलता के कारण। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्तता। न्यून सहकारी या न्यून सरकारी निरीक्षण के साथ यह व्यावसायिक संघ सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्रता से चुनाव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी व्यावसायिक संघ एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम था और फ्रांसीसी कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित एवं शासित थी और यह सरकार की नीतियों एवं निर्णय लेने में देरी से बाधित थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी कमांडरों की दूरदर्शिता। तो भारत में अंग्रेजी विजय में ब्रिटिश कमांडरों का वर्चस्व एक महत्वपूर्ण तत्व था। भारत में फ्रांसीसी अधिकारियों के निरंतर विवाद और इससे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसने भारत में फ्रांसीसी हितों के सुचारू विकास में बाधा उत्पन्न की। नेक्स्ट है अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना। तो अंग्रेजी बेड़ा फ्रांसीसी नौसेना से श्रेष्ठ था। इसने फ्रांस तथा उसके भारतीय उपनिवेशों के मध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को अवरुद्ध करने में सहायता की। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी कंपनियों के पास उच्च संसाधन थे, लेकिन अंग्रेज अपने व्यापारिक हितों को कभी नहीं भूले। इसके कारण उनके पास सदैव नकदी उपलब्ध रही, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने विरोधियों से होने वाले संघर्ष की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए एक ठोस वित्तीय स्थिति सदा उपस्थित रही। और फ्रांसीसियों ने व्यावसायिक हितों के ऊपर भौगोलिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे फ्रांसीसी उद्यम को सदा वित्त की कमी बनी रही। उसके बाद है अंग्रेजों के पास महत्वपूर्ण ठिकाने थे, यानी अंग्रेजों ने तीन महत्वपूर्ण शहरों को नियंत्रित किया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रांसीसियों ने केवल पांडिचेरी को ही नियंत्रित किया था। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, जिसमें स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम तथा अन्य नई मशीनरी की शुरुआत हुई और इन उपकरणों ने कपड़ा, धातु विज्ञान, भाप शक्ति एवं कृषि में होने वाले उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट है स्थिर सरकार। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने 1789 में नेपोलियन के युद्धों के बाद हिंसक क्रांति देखी और 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को काफी हद तक कमजोर कर दिया और तब से इसे ब्रिटेन का साथ देने के लिए विवश होना पड़ा। इटली वर्ष 1861 में एक देश नहीं बना था। डच और स्पेन भी 80 वर्षीय संघर्ष में भाग ले रहे थे, जिसने 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली आधिपत्य को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसी। 1664 में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें लुई 14 ने भी गहरी रुचि ली थी, उसकी स्थापना राजा के प्रसिद्ध मंत्री काल्वर्ट द्वारा की गई थी और भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार के लिए
कंपनी देश इन देश ओरिएंटल को 50 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया गया था। फ्रांस के सम्राट द्वारा इस कंपनी को मेडागास्कर द्वीप समूह तथा किसी भी अतिरिक्त भूमि पर व्यापार करने की अनंत सुविधा भी दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का विस्तार। तो फ्रांसीसी केरौन ने 1667 में भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया और सूरत में एक कारखाना स्थापित किया तथा 1669 में मसूलीपट्टनम में एक अतिरिक्त अंग्रेजी फ्रांसीसी कारखाना मरकारा द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक फारस व्यक्ति था यानी फारसी व्यक्ति था, जिसने कैरन के साथ यात्रा की थी और जिसे गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ था। बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने 1673 में कोलकाता के पास चंद्रनगर में एक बस्ती बनाने के लिए फ्रांसीसियों को अनुमति दी और मसूलीपट्टनम कारखाने के प्रमुख फ्रैंको मार्टिन को 1673 में वालीकोंडापुरम के प्रशासक शेर खान लोदी, जो कि बीजापुर सुल्तान के शासनकाल के दौरान थे, उनके द्वारा एक गांव बनाने की अनुमति दी गई थी। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना हुई और इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से तट के आसपास कारखानों का निर्माण किया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र थे, जिनमें माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार शामिल हैं। फ्रेंकोइस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी पर नियंत्रण करने के बाद इसे एक महत्वपूर्ण स्थान में बदल दिया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी डच प्रतिद्वंद्विता। तो डच फ्रांसीसी संघर्ष का भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा और डचों ने 1688 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के साथ अपने संबंधों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और राइसविक की संधि, जिस पर सितंबर 1697 में हस्ताक्षर किए गए थे, उनके द्वारा पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिए जाने के बाद भी डच सेना ने अतिरिक्त 2 वर्षों तक इसे संभाले रखा। जब यूरोप में स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी की किस्मत ने एक बार फिर भयानक मोड़ लिया और 18वीं सदी की शुरुआत में उन्हें सूरत, मसूलीपट्टनम और बंटम में अपने कारखाने बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। नेक्स्ट है आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता। तो मद्रास की ब्रिटिश बस्ती पर फ्रांसीसी हमला 1744 में और 1748 के मध्य कर्नाटक और कोरोमंडल तट पर एंग्लो फ्रांसीसी युद्धों के दौरान अपने क्षेत्रों के भीतर की शत्रुता पर और कर्नाटक नवाब के प्रतिबंध का स्पष्ट उल्लंघन था। वह यूरोप में ब्रिटिश फ्रांसीसी शत्रुता के बाद ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के बाद देखा गया था और कोरोमंडल तट और इसके भीतरी भागों को यूरोपीय लोग कर्नाटक कहते थे।